अभी यूनान में एक कश्ती डूबी है। ये कश्ती छोटी मछलियां पकड़ने वाली कश्ती थी, जिसमें 750 लोग सवार थे। कश्ती यूनान से लगभग 80 किलोमीटर दूर डूबी। खदशा है कि हादसे में 500 से ज्यादा लोग जाने गंवा चुके हैं। कहा जा रहा है कि इसमें 300 पाकिस्तानी भी सवार थे। इसमें एक ऐसा बदकिस्मत खानदान भी था जिसके 12 लोग लाखों रुपए खर्च करके मौत के मुंह में चले गए। एक ऐसा बेटा भी था जिसके बाप ने एजेंट को 25 लाख रुपए अपने हाथ से दिए। एजेंट ने हवाई जहाज के जरिए इटली पहुंचाने का वादा किया, लेकिन उस बदकिस्मत कश्ती में बिठा दिया। ये अब तक का दूसरा खौफनाक तरीन हादसा है। इससे पहले 2015 में भी इसी तरह का एक खौफनाक हादसा पेश आया था। लीबिया से इटली जाने वाली कश्ती डूबने से 1100 लोग मारे गए। आखिरकार वजह क्या है कि लोग सब कुछ पता होने के बावजूद ये सब करना चाहते हैं? गैर कानूनी तरीके से बॉर्डर क्रॉस करने को क्या कहते हैं, और ये लोग बॉर्डर कैसे क्रॉस करते हैं, और ये सारा प्रोसेस कैसे काम करता है? गैर कानूनी तरीके से बॉर्डर क्रॉस करने के अमल को डंकी कहा जाता है। डंकी एक इंतहाई खतरनाक और महंगा तरीन अमल है। ये ना सिर्फ जेब पर भारी है, बल्कि जान जाने का भी खतरा होता है। यूरोप जाने के ख्वाब देखने वाले नौजवान पाकिस्तान में मौजूद एजेंट्स को लाखों रुपए देते हैं। इन एजेंट्स में ज्यादातर का ताल्लुक गुजरात और गुजरांवाला से होता है। एजेंट लाखों रुपए लेकर यूरोप जाने के ख्वाहिशमंदों को कोयटा पहुंचाते हैं। एसी बसों में सफर होता है। सुनहरी मुस्तकबिल साफ नजर आ रहा होता है, लेकिन आंखें तब खुलना शुरू होती हैं जब ये जिला चागी पहुंचते हैं। यहाँ इनका पड़ाव नोकंडी में होता है। 20,000 से ज्यादा आबादी के इस शहर की इकोनॉमी चलती ही इंसानी स्मगलिंग पर है। यहाँ रिकॉर्डिंग के सोने की कानें भी हैं, लेकिन मुकामी लोगों के लिए किसी भी किस्म का रोजगार ना होने की वजह से वो लोग इंसानी स्मगलिंग करने पर मजबूर हैं। ये लोग नस्ल दर नस्ल इंसानी स्मगलिंग का काम ही करते आ रहे हैं। भुट्टो दौर में डंकी का सिलसिला शुरू हुआ जो आज तक जारी है। नोकंडी ही वो जगह है जहां डंकी लगाने वालों की आंखें खुलने का सिलसिला शुरू हो जाता है। यहाँ उनके साथ लूट मार की जाती है। उनका सामान, यहाँ तक के उनके जूते तक चुरा लिए जाते हैं। फिर ये जब ईरान के बॉर्डर पर पहुंचते हैं तो अहलकारों को रिश्वत देकर ईरान में दाखिल होते हैं। यहाँ पाकिस्तानी एजेंट्स का काम खत्म हो जाता है। इन लोगों को 6 से 7 घंटों तक दुश्वार गुजार पहाड़ी रास्तों और तपते हुए रेगिस्तानों में पैदल चलना पड़ता है। बहुत से लोग हिम्मत हार कर बैठ जाते हैं। जिस तरह वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, इसी तरह एजेंट भी किसी के लिए नहीं रुकता। कोई मर भी जाए तब भी एजेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता। पीछे रह जाने वाले किस हाल में हैं, किसी को उनकी परवाह नहीं होती। इन एजेंट्स को सिर्फ अपनी मंजिल पर पहुंचना मकसूद होता है। ईरान में अब ईरानी एजेंट्स का काम शुरू हो जाता है। ये अपने पैसे पहले लेते हैं और लाखों में लेते हैं। ये एजेंट्स इन पाकिस्तानियों को कारों में बिठाकर तेहरान ले जाते हैं। ये सफर 6 से 7 दिन पर मुहित होता है। यहाँ से लोग माकू पहुँचते हैं। पाकिस्तान से चलने वाले लोगों की तादाद अब बहुत थोड़ी रह गई होती है। कुछ लोग पाकिस्तानी हुक्काम के हाथ लग जाते हैं, कुछ को ईरानी पकड़कर डिपोर्ट कर देते हैं। जो बचते हैं वो तुर्क बॉर्डर पर पहुँच जाते हैं। यहाँ माकू इंसानी स्मगलिंग का हब है। यहाँ से बॉर्डर क्रॉस करना इंतहाई मुश्किल, खतरनाक और एक बड़ा इम्तिहान होता है। अब तक की कहानी अगर आपको आसान लग रही है तो हम आपको ये बताते चलें कि तारकीन वतन को सिर्फ रास्ते की मुशक्कतों का ही सामना नहीं करना पड़ता। उन्हें बलोचिस्तान और ईरान में अगवा की वारदातों का भी सामना रहता है। अक्सर खबरें आती हैं कि पाकिस्तानी नौजवानों को अगवा कर लिया गया है। इन नौजवानों को अगवा करके इंतहाई बुरे हालात में रखा जाता है। उनके घर वालों से पैसों का तकाजा किया जाता है, और अगर पैसे ना दिए जाएं तो इन लोगों को इंतहाई बुरे तरीके से मारा पीटा जाता है। वीडियोस बनाई जाती हैं और घर वालों को भेजी जाती हैं। अगर फिर भी पैसे ना मिले तो अगवाकार इन नौजवानों को कत्ल तक कर देते हैं। अब हम वापस डंकी के सफर की तरफ आते हैं। माकू एक ऐसा इलाका है जहां कानून नाम की कोई चीज मौजूद नहीं है। जो एजेंट ने कह दिया वही कानून है। अब यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है कि टर्की में कैसे दाखिल हों। इंसानी स्मगलिंग को रोकने के लिए टर्की ने ईरान और शाम के बॉर्डर पर बड़ी बड़ी दीवारें बना रखी हैं। यहाँ फायरिंग के वाकयात भी हो सकते हैं, गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। अगर कोई खुशकिस्मत इन सब में बच जाए तो वो आगे इस्तांबुल पहुँचता है। यहाँ से इन लोगों को कश्तियों या सड़क के रास्ते यूनान पहुँचाया जाता है। डंकी के सफर में किसी भी मरहले की कोई गारंटी नहीं होती। कहीं भी किसी की भी जान जा सकती है, किसी को भी अगवा किया जा सकता है, या हुक्काम उसे पकड़कर डिपोर्ट कर सकते हैं।
एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान से सालाना 30 से 40 हजार लोग डंकी लगाते हैं। एक और अंदाजे के मुताबिक रोजाना 3 से 3,500 लोग ये पुरखतर सफर तय करते हैं। हुकूमती सतह पर इसके दुरुस्त अदादोशुमार मौजूद नहीं है। अब तो खवातीन और बच्चों ने भी सफर करना शुरू कर दिया है। ये वो बच्चे और खवातीन होते हैं जिनके घर वाले पहले ही डंकी लगाकर यूरोप में सेटल हो चुके होते हैं। अब वो अपने घर वालों को भी इसी रास्ते से उनकी जानों को खतरे में डालकर यूरोप बुलाते हैं। कहा जाता है कि डंकी लगाने वालों में से 10 में से एक शख्स जरूर यूरोप पहुंच जाता है। डंकी के सफर में लोग तो पहले भी मरते रहे हैं, लेकिन अब यूनान में जो सानेहा हुआ है ये एक इंतहाई खतरनाक और दिल को दहला देने वाला है। अब हमारी हुकूमतों और इदारों को मजीद किसी सानहे का इंतजार नहीं करना चाहिए। फौरी तौर पर इस हवाले से एक्शन लेना चाहिए। ये मौत का सफर अब बंद किया जाना चाहिए ताकि कई माओं के लाल, कई बहनों के भाई, कई सुहागनों के सुहाग और कई बच्चों के बाप वे मौत ना मर जाएं। अपने मेजबान यासिर शामी को पाकिस्तान के सबसे बड़े डिजिटल मीडिया नेटवर्क डेली पाकिस्तान से इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।